नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसान आंदोलन अब एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब संसद घेराव की बात कही है। हालांकि तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ किसान अपने नेताओं की हर बात मान रहे हैं और किसान नेताओं भी समर्थन जुटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि कृषि कानून किसानों के हित में है और कानून वापसी नहीं हुई। किसान आंदोलन की लड़ाई अब संसद के घेराव तक आ पहुंची है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दम भरते हुए कह दिया है कि दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ मार्च किया जाएगा और फिर संसद का घेराव भी होगा। किसान नेता ने ताल ठोकते हुए साफ कर दिया है कि किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब बारी हल क्रांति की है। बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टरों को हमको जोड़ना है। वे 40 लाख ट्रैक्टर कर्नाटक में चले, वे तमिलनाडु में चले, वे आंध्र प्रदेश में चले, वे दिल्ली में चले, वे कहीं पे भी चले। जिस दिन आंदोलन होगा 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जुड़ेंगे। और आप भी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर, 500 ट्रैक्टर, 200 ट्रैक्टर आंदोलन में आते हैं, ऊंट गाड़ियां वे आ रही है। जो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनेगा तो उनकी संख्या 40 लाख के आसपास होगी। संसद की तरफ भी जाएंगे ये भी कहा है। संसद की तरफ किस दिन जाना है वो कॉल करके बताएंगे। वो आज जाना, इस साल जाना, 2 साल बाद में जाना, 1 साल बाद में जाना, उसकी तारीख कब होगी जाएगी। पहले 4 लाख ट्रैक्टरों की रैली, फिर चक्का जाम, उसके बाद रेल रोको अभियान और अब किसान 40 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में मार्च करने की तैयारी में हैं। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए सरकार देर कर रही है, जबकि किसान नेता बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहीं सरकार का कहना है कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है। आज तक जिद से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ और मोदी जी की सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। हर बातचीत के बाद अगली बातचीत में नए मांगे लेकर आ जाते हैं। शुरू में जो मांगे थी वो सारी सरकार ने उन पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन अब किसान संगठन इस जिद पर अड़ गए हैं कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब जिद तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कई बार साफ कर दिया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा नहीं होंगे। नरेंद्र तोमर के इस बयान पर अब प्रदेश की सियासत भी भड़क रही है। किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला ने कृषि मंत्री के बयान का जवाब दिया है। भीड़ ने तो इस देश को आजादी दिलाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री मुझे लगता है आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकला अभी तक। अभी भी कहीं वहीं बैठ करके इन सब बातों की योजना बनाता है। अगर ये गलतफहमी है केंद्रीय कृषि मंत्री का तो हरियाणा का, पंजाब का दौरा करके दिखा दे, उसको पता लग जाएगा कि भीड़ क्या चीज होती है। इस भीड़ ने ही इन लोगों को एमएलए और एमपी बना करके भेजा। इन्होंने इनको राज सौंपा है। अगर ये भीड़ ना होती, मोदी के बहकावे में ना आते लोग, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री पहले नहीं बना कभी। अभी इन्हें 6 साल में सुताई है। तो जो भीड़ बनाना जानती है वो भीड़ बिगाड़ना भी जानती है। विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और किसानों के साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का दावा किया जा रहा है। साफ है, एक तरफ सियासत तेज हो रही है तो दूसरी तरफ किसान भी अपने नेताओं के पीछे पीछे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसलों को नष्ट करने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं।
अब मामला कैथल के कैलमपुर गांव से सामने आया, जहां एक किसान ने गेहूं की खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर फसल को उजाड़ दिया। ये इस बात की बानगी है कि आंदोलन का असर किसानों पर किस कदर है। अब देखना ये है कि संसद घेराव के ऐलान के बाद सरकार का क्या एक्शन रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस अब सड़कों पर उतर गई है और केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लग रहे टैक्स को कम करने की मांग हो रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की तमाम जगहों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। 6 जगहों की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद में कांग्रेस ने रैली निकाली है, जिसमें कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक शामिल रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने भी सरकार से महंगाई को लेकर सवाल पूछे हैं। पलवल के होडल में भी कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के मुद्दे पर जुलूस निकाला है। कैथल में भी अर्धनग्न होकर किसानों ने बढ़ती महंगाई और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा झज्जर में भी कांग्रेसी इकट्ठा होकर नारेबाजी करते नजर आए। चरखी दादरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बढ़ती महंगाई को लेकर रोष मार्च निकाला गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने शहर भर में बैलगाड़ी के साथ जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। और वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने और महंगाई पर लगाम लगाने जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। महिलाएं गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। हरियाणा सरकार के उस दावे की कि हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है, हर एक के लिए काम कर रही है, आज इस बात से आप अंदाजा लगाओ कि उनकी पोल खुली कि आम आदमी को जिला प्रशासन की तरफ से क्या लाभ मिलता होगा, क्या उनकी सुनवाई होती होगी, जबकि हजारों की संख्या में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के खिलाफ, तीनों काले कानून के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे। परंतु दुख से कहना पड़ता है कि कोई भी अधिकारी मौके पे नहीं, ये कह दिया गया कि सुप्रीडेंट आएगा, कोई अधिकारी नहीं है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि जिला मुख्यालय के ऊपर जहां स्वयं डीसी बैठता है, एडीसी बैठता है, डीआरओ बैठता है, सिटी मजिस्ट्रेट बैठता है, जिला परिषद का सीओ बैठता है, एसडीएम बैठता है, कोई अधिकारी का ना होना आज सरकार की इस बात के पोल खुलता है कि सरकार का प्रशासन पे कोई और वहीं हरियाणा में 106 नई पंचायतों का गठन हुआ है। सरकार ने नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की है। आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो नई पंचायतों का गठन हुआ है। प्रदेश में 106 नई पंचायतों का गठन किया गया है। फरीदाबाद जिले में 3 नई ग्राम पंचायत होंगी। चेरसी गांव की नई पंचायत का नाम कबूलपुर पट्टी रखा गया है। वहीं ददसिया से काटकर, पलवली से काटकर और वहीं चंडीगढ़ में खेल मंत्री संदीप सिंह से दिव्यांग खिलाड़ियों ने मुलाकात की और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। दिव्यांग खिलाड़ियों ने पदक विजेताओं के लिए अलग अलग पॉलिसी का विरोध किया है। संदीप सिंह से मिलने पहुंचे सभी खिलाड़ियों ने नई पॉलिसी पर नाराजगी जताई है। वहीं खिलाड़ियों को खेल मंत्री संदीप सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा है कि एक कमेटी बनाकर खिलाड़ियों को शामिल करेंगे और साथ ही खेल पॉलिसी को लेकर सीएम से भी बात करेंगे। और वहीं कोरोना काल के दौरान हमारे जीवन में कई बदलाव आए हैं, जिनमें कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे बदलाव भी हैं। और एक ऐसा ही बदलाव नूंह जिले में सामने आया है। जी हां, नूंह मेवात में कोरोना काल के दौरान बाल मजदूरी में इजाफा देखने को मिला है और वहीं सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल में लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी ने परिवारों की कमर तोड़कर रख दी। नूंह जिले में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। नूंह मेवात में कोरोना काल के दौरान बाल मजदूरी के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है और जिला बाल संरक्षण अधिकारी से लेकर
बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओ भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। कोरोना काल में बाल मजदूरी के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों का जो डाटा था ड्रॉप आउट का, वो रेशियो तो ऑटोमेटिक था कि स्कूल बंद थे पूरे भारतवर्ष में। तो जहाँ तक हम मेवात इलाके की बात करेंगे तो मेवात में तो बाल मजदूरी के केस पहले भी बहुत थे। हमने बहुत प्रयास किया था क्राइम ब्रांच गुड़गांव के साथ और अपना लेबर विभाग के साथ हमने प्रयास किए थे। लेकिन बात अगर हम स्पेशल कोरोना समय की अगर हम बात करें तो कोरोना समय में संख्या बढ़ी है बाल मजदूरी के लिए। कोरोना काल में नूंह मेवात जिले में गरीबी के साथ ही बच्चों का समय बिताने के लिए माँ बाप ने उनसे मजदूरी करवाई। वैसे तो आर्थिक हालात में नूंह हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है। इसकी वजह से पहले भी राज्य के दूसरे जिलों के मुकाबले यहाँ बाल मजदूरों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन रही सही कसर कोरोना काल ने पूरी कर दी। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, तो वहीं भीख भी बच्चे मांगते दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन से मेरे संज्ञान में जो बात है, लॉकडाउन से जितना असर बच्चों पे पड़ा है, वैसे तो सभी धंधे पे या जो भी काम है सब पे असर पड़ा है, पर लेकिन लॉकडाउन से बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ा है। लॉकडाउन में काम ना होने की वजह से, अगर काम नहीं है तो बच्चे घर में रहते हैं, उनको मजबूरी में उनके माँ बाप उनको किसी दुकान पे या किसी काम पे भेज देते हैं। और जितना शिक्षा, लॉकडाउन की वजह से शिक्षा पे भी इस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि बच्चे इनको घर पे रख नहीं सकते। बच्चे अगर 2 घंटा भी घर पे रह जाते हैं तो माँ बाप वैसे ही ऑलरेडी परेशान हो जाते हैं। एनजीओ की तरफ से कस्बों में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए रेस्क्यू चलाया गया, जिसमें 1 महीने में टीम ने 10 से 15 बच्चों का रेस्क्यू किया और उनको CWC के हवाले कर दिया। एनसी सिस्टर मानती हैं कि जब पड़ताल की गई तो बाल मजदूरी के पीछे गरीबी सबसे बड़ी वजह मिली। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से हम लोग जैसे रेगुलर हमारा रेस्क्यू चलता है वैसे हम नहीं कर पाए। फिर भी हम लोगों को न्यू शहर में पुन्हाना, पिनंगवा जैसे इलाके में, मार्केट इलाके में हमें काफ़ी बच्चे काम करते हुए मिले। 1 महीने में 10 से 15 बच्चे तो ज़रूर मिले हैं। हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और CWC में हम लोग इन बच्चों को पेश किया है। और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों का जो डिटेल है, घर में किस वजह से बच्चे बाजार में आते हैं काम करने के लिए, ये पता करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की। तो पता चला कि घर की जो गरीबी है उस वजह से बच्चे काम कर रहे थे। बच्चों को माँ बाप का रोजगार छिन जाने की वजह से काम करने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि जिले में बाल मजदूरी पहले से ही होती थी, जिसे लेकर श्रम विभाग और क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रहा है। संबंधित विभाग इस बुराई को दूर करने की पूरी कोशिश में लगा है और इसके लिए कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस बुराई को समूल उखाड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूक होने की। नूंह से कासिम खान, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। देश में 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए इसका ऐलान किया है। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक 1 मार्च से ही 45 साल से ज्यादा उम्र वाले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। देश के जिन 10,000 सरकारी सेंटर्स पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे, उन्हें वैक्सीन का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का टीका लगवाएंगे उन्हें पैसा देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जल्द ही वैक्सीन के टीके का दाम बता दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसे देकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएंगे, यानी 60 साल से ज्यादा उम्र वाले मंत्री भी सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त टीका लगवाएंगे। 45+ with comorbidities will be given vaccines in 10,000 government medical facilities and also many private hospitals, nearly double than government hospitals. So this facility will be available at many places. Whoever goes to the government clinic, government center, will be administered vaccine free of cost. Bharat Sarkar, Indian government will pay for them. Indian government will purchase the necessary doses and will send to all the states. And those
who want to get vaccination from private hospitals will have to pay. What amount will be paid will be decided and declared by Health Ministry within next 3-4 days, as they are in discussion with manufacturers as well as hospitals. So they will come out with a solution, but this is the largest vaccination. और वहीं सरकार ने लोगों को ऊर्जा बचत के प्रति जागरूक करने के लिए एक ऊर्जा संरक्षण वैन चलाने का फैसला लिया है, जो पूरे प्रदेश में घूमकर लोगों को बिजली बचत तरीके से जागरूक करेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने यह भी बताया कि 5 मुख्य विभागों पर 600 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। प्रदेश के 5 मुख्य विभागों पर तकरीबन 600 करोड़ रुपए का बकाया है। सुनकर आपको अचंभा जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। कई बार आपने ऐसी खबरें भी देखी होंगी कि किसी आटा चक्की वाले का बिजली का बिल 60,000 रुपए आ गया, या किसी एक पंखे वाले कमरे का बिल हजारों में आ गया। लेकिन हरियाणा को चलाने वाले 5 विभागों पर 600 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। हालांकि इसमें 1/3 सरचार्ज भी है। हरियाणा ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग पर बिल बकाया है, जबकि पब्लिक हेल्थ और पंचायत विभाग सहित 5 विभागों पर बड़ी रकम उधार है। जो 4-5 विभाग हैं जिनके बड़े बिल बकाया रहते हैं और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस देते हैं, उन विभागों की जो बकाया बिल है उसके बारे में मैं विभाग के संबंधित जो सेक्रेटरी हैं उनको लिख चुका हूं और फाइनेंस डिपार्टमेंट में लिख चुका हूं। और हमारी उम्मीद है कि मार्च 31 तक उन विभागों से डायरेक्टली या फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू हम अपने जो बकाया है उसको रिकवर कर लेंगे। और जहाँ तो सरचार्ज है कि पेनल्टी इंटरेस्ट रेट है। कितना टोटल अमाउंट है सर? ये करीब 600 करोड़ की अमाउंट बकाया है जो 5 विभागों से संबंधित है। आम आदमी बिल ना भरे तो बिजली काट दी जाती है, लेकिन विभागों को थोड़ी छूट दी गई है। पीके दास ने बताया कि बकाया रकम के रिकवरी के लिए सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है और उन्हें उम्मीद भी है कि 31 मार्च तक वसूली हो जाएगी। पीके दास ने कमजोर विभागों की मदद के लिए सरकार से आर्थिक मदद करने को भी कहा है। उन्होंने बताया कि बिजली का बिल ना भरने वाले निजी उपभोक्ताओं की भी लिस्ट लंबी है। करीब 4000 निजी उपभोक्ताओं का बिल बाकी है। रिकवरी के लिए प्रयास जारी हैं। बकाया बिल वसूलने के लिए इन गांवों को मारा गांव जगमग योजना के तहत जोड़ने का फैसला किया गया है, जिसमें सेटलमेंट स्कीम के जरिए बकाया राशि की वसूली की जाएगी। प्राइवेट कंज्यूमर्स के बिल बकाया है तो उसको हम मेरा फसल मेरा ब्यौरा के साथ जोड़कर देख रहे हैं। और क्योंकि समय समय पर जो एमनेस्टी स्कीम होती है उसमें जो सरचार्ज माफ करके लेने की तो होती है, लेकिन जिस एरिया में हम मेरा फसल जगमग गाँव की इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को, तो उसमें वो साथ साथ ये प्रोविजन है कि पुराना बिल को सेटल करेंगे और हम उस समय उस गांव में स्पेशल एमनेस्टी करके वो करते हैं, तो उसी हिसाब से वो रिकवरी होगा, ये आशा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने बिजली बचत करने के लिए प्रदेश में सोलर ऊर्जा आधारित करीब 5000 ट्यूबवेल लगवाए हैं। इसके अलावा लोगों को उच्च क्षमता वाले उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने नए बनने वाले 500 गज के भवनों पर सोलर लगाना अनिवार्य कर दिया है। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं कोरोना काल के बीच हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। दरअसल प्रदेश में आज से तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब हर रोज सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक कक्षाएं लगाई जाएंगी। शर्त यह है कि बच्चों को अपने परिजनों से लिखित में अनुमति लेकर आना होगा। कैथल, सिरसा और यमुनानगर स्कूल खुल चुके हैं और क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर। कैथल, यमुनानगर, सिरसा, कालावली, गुरुग्राम और फरीदाबाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। और वहीं 1 मार्च से पहली से तीसरी कक्षा की जो क्लासेस हैं वो भी शुरू हो जाएंगी।
तो ऐसे में आप देख सकते हैं कोरोना के नियमों का ख्याल रखते हुए स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। कैथल में जहां पर बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया, वहीं यमुनानगर में भी हाथ सैनिटाइज करवाए गए हैं बच्चों के स्कूल पहुंचने से पहले। और वहीं हरियाणा सरकार के आदेश पर तीसरी से 5वीं तक के स्कूल 11 महीने बाद एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। प्रदेश में अब रोजाना 10 से 1:30 बजे तक स्कूलों में क्लासेस लगाई जा रही हैं। फरीदाबाद में भी स्कूल खोलने की स्कूल संचालकों की तरफ से पूरी तैयारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित ग्रेट कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में एंट्री गेट पर ही तमाम गाइडलाइन को फॉलो करवाया जा रहा है। इसके अलावा क्लासरूम के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के बीच बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल दीपिका शर्मा का कहना है कि इन चीजों के लिए पहले से ही अलर्ट पर हैं और पूरे कोविड-19 का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने स्कूल में किए गए तमाम इंतजामात का जायजा लिया है। देखिए। हरियाणा सरकार की तरफ से तीसरी क्लास से स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है और उसका टाइम भी 10 बजे से 1 बजे के बीच का रखा गया है। हम फरीदाबाद के एक स्कूल में पहुंचे हैं जो निजी स्कूल है। कहाँ यहाँ किस तरह की तैयारी की गई है हम आपको दिखा देते हैं। ये एंट्री गेट है स्कूल का और यहाँ जब बच्चा पहुँचेगा तो बाकायदा उसको पहले अपना टेम्परेचर चेक कराना पड़ेगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद में अब हाजिरी के रजिस्टर में नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉनिकली इस टैप में उसकी हाजिरी लगने के बाद में उसको अंदर एंट्री दी जाएगी। लेकिन एंट्री के वक्त चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी होगा और उससे पहले यहाँ सैनिटाइज करना होगा। उसके बाद में बच्चा अंदर क्लास में जा सकता है। अब हम आपको अंदर क्लास में किस तरह की तैयारी की गई है, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद जरूरी है और स्कूल के संचालकों की तरफ से किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जा रहा है वो आपको दिखाते हैं अंदर क्लासरूम में चलकर। अब हम आपको क्लास के अंदर लेकर चलते हैं कि क्लास में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। तो आप साफ तौर से यहाँ अगर देखेंगे तो ये एक क्लास चल रही है, यहाँ पढ़ाई बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और आप साफ तौर से ये देख सकते हैं चूँकि कोरोना काल के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग हरियाणा सरकार की तरफ से भी आदेश जारी कर दिए गए। तो इसी के देखते हुए स्कूलों की तरफ से अब सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चों को बिठाया गया है। एक सीट पर एक ही बच्चे को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। बात भी करेंगे, हमारे साथ में स्कूल की प्रिंसिपल हैं दीपिका शर्मा। मैम, किस तरह से तैयारी की गई है, क्या क्या चीज़ें गाइडलाइन जो हैं किस तरह से फॉलो कर रहे हैं? जितने भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। राइट आउटसाइड द गेट जब ये लोग एंटर करते स्टैगर्ड एंट्री है, सब इकट्ठे नहीं लिए जाते और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। बाहर मार्किंग्स भी बनाई गई हैं। इनका थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर लिया जाता है और उसके बाद ये सारे टीचर्स के सुपरविजन में ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये एक डेस्क पे एक बैठते हैं। वी ट्राई टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। ये लोग एक ही टाइम पर एक बच्चा बाहर जाता है। डेजिग्नेटेड वॉशरूम। और वहीं प्रदेश में आज से तीसरी से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। सिरसा जिला प्रशासन ने स्कूलों में इसके लिए खास तैयारियां की हैं। हमारे संवाददाता अमर सिंह जानी ने इसका जायजा लिया है। देखिए। करीब 1 साल बाद तीसरी से 5वीं कक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। बाकायदा सरकार द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए कोविड-19 को लेकर के। उसके अनुसार यहाँ स्कूल के अंदर जिस तरह बच्चे आ रहे हैं, यहाँ स्कैनिंग की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। हालांकि हैंड सैनिटाइजर के लिए व्यवस्था की गई है। तमाम तरह की जो SOP है उसकी पालना के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इसमें मौजूद है खैरपुर प्राइमरी स्कूल में, जहां देख सकते हो कि बच्चे आना शुरू हो चुके हैं और उनकी थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ सभी को मास्क अनिवार्य किया गया है। मेरे साथ यहाँ के जो हेड टीचर हैं उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा कि स्कूल खुलने के बाद किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या सहमति पत्र लाना जरूरी है, किस तरह की हिदायत दी गई है? सहमति पत्र लाना जरूरी है और बच्चों को जो भी कोविड-19 के अंडर जो भी चाहिए हमें हिदायतें उन्हीं के अनुसार आज बच्चे आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे आज आए हुए हैं। 19 मार्च को लास्ट बच्चे आए थे। उसके बाद आज स्कूल में बच्चों का आना जाना शुरू हो गया है और उनके आने के बाद उनका मास्क देखा जा रहा है, सैनिटाइज़र हाथ करवा के और उनको क्लासों में भेजा जा रहा है। और क्लासें कल से ही सारी साफ़ सफाई सैनिटाइज़र सभी हमने करवा दिया है बाकायदा और बेंच खुले लगाए हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और बच्चे सावधानी से अपना पढ़ाई का कार्य शुरू कर सकें। तो आपने सुना कि जिस तरह से उनका कहना है कि जो एक कोविड के नियम जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनके अनुसार सभी बेंचेस की जो सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है, सैनिटाइज करवा दिया गया है। इसके साथ मैडम एक शुद्ध और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह सहमति पत्र लाना जरूरी है, कुछ पहले जो ऑनलाइन कक्षाएं जरूरी थी
क्या ऑनलाइन कक्षा अभी जरूरी है? हाँ जी, अभी भी ऑनलाइन कक्षाएं चालू रहेंगी, क्योंकि हम किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं बुला सकते। अगर उनके माँ बाप चाहते हैं तो बच्चे स्कूल में आएंगे, और वो काम जो पहले हम सारा काम भेजते रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो चलता रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिस तरह से पहले कोविड-19 के चलते जो ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई थी, वो कक्षाएं भी जारी रहेगी और किसी तरह का पेरेंट्स पे, अभिभावकों पे दबाव नहीं रहेगा बच्चों को भेजने के लिए। जो अभिभावक सहमति पत्र देंगे वो स्कूल में आना आएंगे, और इसी तरह से आज कक्षाएं शुरू हो चुकी है। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।